Hello everyone, I'm Priyanka Thakur from DIPS IMT Jalandhar. Today we will discuss electrophoresis, one of the topics of analytical biochemistry, BSc, MLS, third SAM. इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे पहले हम वर्ड को ब्रेक करेंगे. इलेक्ट्रो चार्ज पार्टिकल, फोरेसिस मीन्स मूवमेंट. तो सिंपली इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, माइग्रेशन होगी चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Simply, electrophoresis is the migration of the charged particle under the influence of electric field. हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की सप्लाई प्रोवाइड करी है जिसकी वजह से जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसकी मूवमेंट होगी. जितने भी हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि हमारी अमाइनो एसिड हो गए, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गए, न्यूक्लिक एसिड होंगे, वो पोजेस करते हैं आयनाइजेबल ग्रुप्स. लाइक मीन जब हम उन्हें एक पर्टिकुलर पीएच प्रोवाइड करेंगे किसी सॉल्यूशन में तो उन पे आइदर केटाइन और एनाइन चार्ज होगा. और ये केटाइन या एनाइन चार्ज जो होगा क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको प्लेस किया है तो इस चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट होगी टुवर्ड्स इट्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन. मतलब जैसे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट करेगा. जैसे अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करेगा. जैसे अगर हमारा डीएनए है तो डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा. ओके, ये होगा. अब मोस्टली हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को जैसे हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, आरडीटी के एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं. आरडीटी इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. अर्नी टाइसीलियस ने इस टेक्निक को डेवलप करा था जिसके लिए नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री ने मिला था 1948 में. सिंपली जो माइग्रेशन होगी चार्ज पार्टिकल की ऑफ एनी साइज, मतलब स्मॉल साइज भी हो सकता है, लार्ज साइज भी हो सकता है, इन अ लिक्विड मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. डिपेंड करेगा कि जो हमारा बायोमोलिक्यूल है जिसे हमें सेपरेट करना है उस पर कौन सा चार्ज है, तो फिर वो मूव करेगा टुवर्ड्स इट्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड और एनोड. The rate of migration of an ion in electric field depends on following factors. First, net charge of the molecule, size, and the shape of the particle. Okay. माइग्रेशन रेट होगा कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कितना माइग्रेट करा, उसकी कितनी मूवमेंट हुई, मतलब जहाँ पे हमने सैंपल लोड किया था वहाँ से वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ कितना गया. ओके, तो उसको इन्फ्लुएंस करता है कि मॉलिक्यूल का कौन सा चार्ज है, उसकी शेप क्या है, उसका साइज क्या है पार्टिकल का. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. जो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है. नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ द सपोर्टिंग मीडियम. अब हमने जो अपना बायोमोलिक्यूल का सैंपल है उसको लोड किया है कहीं, तो उसका जो सपोर्टिंग मीडिया है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है. नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन, मतलब कितना टेम्परेचर जो है हमने सेट किया हुआ है. मतलब अगर हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई ज़्यादा दे दी तो उसका टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें वो जो हमारा सपोर्टिंग मीडिया है वो ब्रेक भी हो सकता है, इसकी वजह से हमारे जो बायोमोलिक्यूल है वो ख़राब भी हो जाएगा. तो ये सारे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे. मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी इज मूवमेंट, कितनी मतलब जैसे एक हमने जो अपना सैंपल है वो एक एंड पे प्लेस किया. ओके, वो एक एंड से दूसरे एंड पे कितना माइग्रेट करा, तो वो उसकी क्या है, मोबिलिटी है. मोबिलिटी डिपेंड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, द मोबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि उस पर कौन सा चार्ज है, वो चार्ज जो होगा वो मोबिलिटी को अफेक्ट करेगा. फ्रैक्शनल कोफिशिएंट, मतलब जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारे पर फ्रैक्शनल फोर्सेस लगती हैं, उन फ्रैक्शनल फोर्सेस की वजह से
किस तरह से रेट ऑफ माइग्रेशन इन्फ्लुएंस होगा, वो भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। इसके साथ नेक्स्ट है साइज एंड द शेप ऑफ द पार्टिकल डिसाइड द velocity with which the particle will migrate under the given electric field and the medium। जो शेप होगी हमारे बायोमोलिक्यूल की या उसका साइज होगा, उसको उसकी वजह से उस पर जो वेलोसिटी है की है वो किस तरह से अफेक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने मीडियम में प्रोवाइड किया है। तो वो भी एक मेजर एस्पेक्ट होता है मोबिलिटी का। देन नेक्स्ट इज द चार्ज। अगर किसी बायोमोलिक्यूल पे ग्रेटर चार्ज है, ओके, उसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इंडिकेट करती है रेट ऑफ माइग्रेशन की, एक मॉलिक्यूल जो है उसकी कितनी मूवमेंट हुई है। ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट इज साइज। जो हमारा बायोमोलिक्यूल है उसका साइज जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी भी बायोमोलिक्यूल का साइज जो होगा वो ज़्यादा होगा तो उस पर फ्रैक्शनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होंगी उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होंगी वो मीडिया जो होगा हमारे पास वो अप्लाई करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे उनकी क्या होगी, उनकी स्पीड जो उनकी साइज की वजह से उनकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, और जो स्मॉलर होंगे उनकी जो स्पीड होगी ज़्यादा होगी। क्योंकि जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे हैव द स्मॉलर इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कंपेयर टू स्मॉलर पार्टिकल्स। जो लार्जर पार्टिकल्स हैं उन पे कम जो होगी वो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होगी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कम है दैट मीन्स उनकी मूवमेंट कम होगी। लार्जर पार्टिकल पे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी जो होगी वो कम होगी, और जो स्मॉलर है उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है शेप। अब जो राउंड हमारे पास बायोमोलिक्यूल होंगे उन पर क्या होगा, लेस फ्रैक्शनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिटार्डेशन होगी कंपेयर टू जो हमारे शार्प मॉलिक्यूल्स होंगे, की वजह से जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे ग्लोबुलर प्रोटीन होंगे वो फास्ट मूव करेंगे देन आर फाइब्रस प्रोटीन। नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्ग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, वो भी हमारी माइग्रेशन को अफेक्ट करेगी। ठीक है, सो एफ इज इक्वल टू क्यू भी, मतलब फोर्सेस जो हैं किस तरह से पार्टिकल्स की मूवमेंट को अफेक्ट करेगा। अगर however the movement is restricted by the experience of fractional forces, मतलब हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी है उसकी वजह से मूवमेंट हो रही है, लेकिन जो फ्रैक्शनल फोर्सेस हैं उसकी फ्रैक्शनल फोर्सेस हैं बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी, वो क्या करेंगी, मूवमेंट को रिटार्ड करेंगी, रिस्ट्रिक्ट करेंगी। नॉर्मली 80 to 150 वोल्ट का की इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, और 1 to 1.5 आवर में ये पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट फैक्टर इज अफेक्ट ऑफ पीएच ऑन मोबिलिटी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर पीएच पे जो हमारे बायोमोलिक्यूल होंगे वो आइदर एज अ एनाइन और अ केटाइन एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो जो पीएच है वो एक मेजर पार्ट प्ले करता है सेपरेशन में। ओके, एज द मॉलिक्यूल एग्जिस्ट एज एम्फोटेरिक दे विल कैरी द चार्ज बेस्ड ऑन द सॉल्वेंट पीएच। मतलब जो हमारा बायोमोलिक्यूल है वो एम्फोटेरिक है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं उसके पास। ओके, तो जिस सॉल्वेंट में हमने उसको डाला उसकी पीएच की वजह से वो एग्जिस्ट करेगा
हैज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव। वैसे क्या होगा, ओवरऑल चार्जेस होगा न्यूट्रल होगा, वो उस टाइम पे होगा ज्विटराइन स्टेट में। दैट मीन्स उसकी रिटार्डेशन मोबिलिटी इज रिटार्डेड टू ज़ीरो, क्योंकि वो क्या है, न्यूट्रल है, तो उसकी मूवमेंट नहीं होगी। अब हमने एक पर्टिकुलर पीएच दी तो वो एज अ एनाइन और एक केटाइन मतलब एक चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, जैसे पॉजिटिव जैसे नेगेटिव। अब उस चार्ज के की वजह से वो उसकी मूवमेंट होगी। Mobility is directly proportional to the magnitude of the charge, which is functional to the pH of the solvent. Mobility जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग चार्ज है उस पर उतनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी। कम वीक चार्ज है उसके ऊपर तो मूवमेंट कम होगी, स्ट्रॉन्ग चार्ज है उसके ऊपर तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी। अब चार्ज जो है वो डिपेंड करेगा कि जो पीएच है सॉल्वेंट का, ओके। पीएच इज मेंटेन बाय यूजिंग अ बफर ऑफ डिफरेंट पीएच डिपेंडिंग अपॉन हमारा जो सैंपल है, मतलब जो बायोमोलिक्यूल हमने सेपरेट आउट करना है या जिस पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली बफर सिलेक्ट किए जाते हैं। जैसे हम अगर हमारे पास EDTA बफर हो गया, देन हमारे पास फॉस्फेट बफर हो गया, तो इनकी सिलेक्शन डिपेंड करेगी कि हमारा सैंपल जो है वो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। सेपरेशन टेक्निक सिंपल है, रैपिड है और हाईली सेंसिटिव है। मोस्टली हमारे जो क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज हैं उसमें सेपरेशन के लिए, चार्ज की मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे प्रोटीन इन बॉडी फूड हो गया सीरम, यूरिन, CSF के सैंपल्स को सेपरेट आउट करने के लिए, प्रोटीन्स इन एरिथ्रोसाइट्स, उनको हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA, प्रोटीन सेपरेट करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ करते हैं। DNA सीक्वेंसिंग में, मेडिकल रिसर्च में इलेक्ट्रोफोरेसिस को कंबाइन किया जाता है डिफरेंट अदर टेक्निक्स के साथ रिसर्च के लिए। ओके, प्रोटीन रिसर्च, उनकी प्योरिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चरल टेस्टिंग के लिए फोरेसिस को यूज़ किया जा रहा है। सेपरेशन करनी हो हमें ऑर्गेनिक एसिड, एल्कलाइड, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड्स, एल्कोहल, फिनोल, न्यूक्लिक एसिड, इंसुलिन के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ किया जाता है। जब हमें एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरैक्शंस को स्टडी करना है, वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम अदर टेक्निक्स, ऑटो रेडियोग्राफी के साथ कंबाइन करें, देन हम बाइंडिंग ऑफ आयरन टू सीरम प्रोटीन को स्टडी कर सकते हैं। यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, जो इनकी स्टडी के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, उनको सेपरेट आउट करके किस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरैक्शन हो रही है, RBCs, एंजाइम्स, इन सब की स्टडी के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज़ कर सकते हैं। So that's all about in first part. Thank you so much.